ठीक है। तो बच्चों के साथ किताबें साझा करना वो क्यों ज़रूरी है, किस तरीके की किताबें हम बच्चों के साथ बांटें, और ये किताबें हमें कहाँ मिल सकती हैं, अ, उसके ऊपर ही थोड़ी बातचीत है। तो एजेंडा यही 3 है। वाई शेयर बुक्स, क्यों बच्चों के साथ किताबें बांटें, जिसमें मैंने डॉक्टर सूस का एक बहुत ही सिंपल सा कोट रखा है, जहाँ पे वो कहते हैं कि जितना पढ़ोगे उतनी चीज़ें जानोगे, जितना जानोगे उतनी जगहों पे जा पाओगे। फिर क्या क्या तरीके हैं जिससे हम बच्चों के साथ किताबें बांटें, क्या रीड अलाउड करें या शेयर रीडिंग करें या क्या करें, तो उस पर हल्की फुल्की बात करेंगे। और एक विविधता होनी चाहिए किताबों में, जो जिससे हम बच्चों को सराउंड करें। तो वो अलग अलग तरीके की किताबें क्या क्या हैं, और वो किताबें कहाँ कहाँ अभी छप रही हैं या मिल सकती हैं, तो उस पर थोड़ी बातचीत होगी। पर हम शुरू करें उससे पहले मतलब मुझे लगता है सेशन में सब कोई की ही बातचीत होनी चाहिए और आनी चाहिए। तो एक यदि समय होता तो मैं चाहती हम सब एक दूसरे मतलब खुद को इंट्रोड्यूस कर पाते, पर समय नहीं है। तो हम में से कुछ लोग जो बोलना चाहे, क्या वो शेयर करना चाहेंगे कि क्या आपके बचपन की कोई किताब, कहानी या कविता आपको याद है जो आपको बहुत प्यारी है, और उससे कौन सी याद जुड़ी है। तो उदाहरण के लिए मैं ही शुरू करती हूँ कि मेरे बचपन में की एक कहानी जो मुझे बहुत प्यारी है, वो है काबुली वाला, टैगोर की। वो चौथी पांचवी क्लास में शायद किताब में होती थी, पर उससे कई पहले जब बिहार में हम रहते थे और बिजली रात को जाती थी, तो पापा कहानियां सुनाते थे, और काबुली वाला उनमें से एक कहानी थी जो उन्होंने सुनाई थी। तो उससे जो याद जुड़ी है वो ज्यादा, वो बिजली गई और पापा कहानी सुना रहे हैं, वो वाली याद है जिसके लिए वो मुझे काफी प्यारी है। तो ऐसी आपकी कोई याद है क्या किसी कहानी या किताब को लेकर के? कोई भी बोल सकता है। हेलो। हेलो। Can I speak? वृषाली जी। या मुझे एक किताब याद है बचपन में, मराठी में थी वो, हम्म। अस्वलाने काय सांगितले, मतलब बेर ने क्या बोला। तो मुझे अभी हाँ। भी एक साइड पे पूरी लाइंस और दूसरी साइड पे पूरा पन्ने भर का पिक्चर उसी स्टोरी को डेपिक्ट करता हम्म। हुआ। ये किताब मुझे अभी हम्म। तक याद है कि वो दो दोस्त थे और एक अस्वल बेर आ गया जंगल में, तो एक झाड़ के ऊपर चढ़ गया। चढ़ गया। So हाँ I think all of us we know that story. So I हाँ हाँ। think I got this book as a prize in a first standard. I still हम्म। remember that book. थैंक यू। हाँ, वो किताबें जो हमें प्राइज वगैरह में मिलती थी, वो तो हमें बहुत प्यारी भी होती थी। और कोई जो बांटना चाहेगा? या उत्कर्ष, उत्कर्ष देसाई। हाय उत्कर्ष। जी हाँ। तो मतलब मुझे याद है कि बचपन में हम किराए की कॉमिक्स लाते थे, चाचा चौधरी, नागराज और पिंकी और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर थे। तो गर्मी की छुट्टियों में किराए पे लाते थे, पढ़ते थे और वापस कर देते थे। हाँ और जैसे आपके मेरे भी वही याद है कि लाइफ चले जाने के बाद मेरी माँ भी कुछ कहानियां हाँ सुनाती थी, भगवान कृष्ण की और बचपन की उनकी कहानियां। हाँ तो वो हाँ। मोटी मोटी याद है। थैंक यू उत्कर्ष। एक और कहानी हम मतलब एक और किसी का शेयरिंग सुन सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई और जो बांटना चाहेगा, कोई बचपन की कहानी जो याद हो? भूषण हियर। तो हाय भूषण। नहीं, मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा बचपन की नहीं, बट शायद मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में जब होऊंगा तब हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी थी। ओके, गवर्नमेंट मतलब छोटी सी लाइब्रेरी थी, और मेरे पापा बहुत बुक्स पढ़ते थे वहां से। तो वो शायद उन्होंने कभी तो मुझे इंट्रोड्यूस किया, मुझे अभी वो याद भी नहीं है। बट मुझे एक किताब बहुत याद आती है, जैसे कि एक थी वो अरेबियन नाइट्स, मराठी बुक्स थी वो 1000 रात्री आणि एक रात्र असं. And I can still remember कि the page of it, like how it was looked and those stories. उस टाइम शायद बहुत ज्यादा समझा भी नहीं होगा, but I liked it. कि so many stories and I read it like anything. ये बहुत कम टाइम में, और फिर वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ कि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। अभी तो वो बहुत कम हो गया,
बट तब ऐसे था कि वो लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स थी बहुत सारी मैं पढ़ चुका था जब तक मैं 10th 11th तक गया, और ऐसे तो इट वाज नाइस। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हाँ, तो जैसे लगता है कि हम सबकी कोई ना कोई याद किसी एक कहानी या किताब से जुड़ी है, और वो बहुत ही हमें एक प्रभावशाली तरीके से याद भी रहती है। तो अपने ही अनुभव को सोचते हुए, और आप में से कई सारे लोग या तो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या लाइब्रेरी एडुकेटर्स होंगे, तो आपके क्या ख्याल हैं इसके बारे में कि क्या बच्चों के साथ किताबें साझा करना ज़रूरी लगता है? यदि हाँ तो क्यों, या नहीं तो क्यों? चैट में भी लिख सकते हैं या अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। मैं बोलना चाहूंगी। हाँ, मेरा बेटा 5 साल का है। वो इतना पढ़ नहीं सकता, बट उसको स्टोरीज और पिक्चर्स देखना बहुत पसंद है। सो बाय लुकिंग एट द पिक्चर, मतलब वो जो ड्राइंग है उसे देख के वो इमेजिन करता है कि ये स्टोरी में क्या होगा, एंड देन ही रेज हैंड एंड टेल मी बाय शोइंग द पिक्चर कि हाँ मुझे ये स्टोरी सुननी है या फिर ये स्टोरी सुनाओ। तो कल्पना, मतलब उन्हें कल्पना करना और चित्र देखना उन्हें काफी पसंद है। बिल्कुल। और कोई? मैम, मैं सुवर्णा। हेलो। हाँ मैम, मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं सोशल वर्कर हूँ, लास्ट 10 ईयर से बच्चों के साथ ही काम कर रही हूँ। तो मेरा एक अनुभव रह चुका है कि लैंग्वेज स्किल है ना, ये बहुत ही स्टोरीज या रीडिंग रिलेटेड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मतलब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से ग्रेजुएशन के बच्चे तक काम कर रही, लेकिन अभी भी ये सिनारियो है, 8-9 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ना, वो भी बहुत वीक है। नॉट ऑल बच्चे, लेकिन फ्यू बच्चे। मतलब अगर बच्चों का बेसिक फाउंडेशन अच्छा है तो बच्चों में आगे किधर भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टू थर्ड स्टैंडर्ड या फर्स्ट टू 5th स्टैंडर्ड तक बच्चों का जो बेसिक है, अगर हम लोग उनको स्टोरी बुक्स थ्रू, मतलब एक रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए उनको स्टोरी बुक्स इंट्रोड्यूस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब हम लोग शॉर्ट टाइम उसका असर नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म असर जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट या मतलब उसके बहुत सारे फायदे हैं। हाँ, कोई एक दो लोग और शेयर करना चाहेंगे कि किताबें बच्चों के साथ शेयर अगर किया है तो उसका अनुभव भी बांट सकते हैं, जैसे अभी 2 लोगों ने बांटा, या आपके खुद के ख्याल क्या है, किताब बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? मैं कुछ बोलूं क्या? कैन आई स्पीक? मैंने एक बार हाँ, एक्चुअली मैं अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराती हूँ। तो क्या होता है कि हम लोग बच्चों के हिसाब से ही सब कुछ करते हैं, तो हम लोग बच्चों को कभी भी फोर्स नहीं करते क्या पढ़ना है या पढ़ना है करके। तो लेकिन एक तोतो चान की किताब थी और वो हमने पढ़ी थी जब मेरे बच्चे छोटे थे, अभी तो 8 साल 10 साल और 12 साल के, लेकिन उस वक्त उनकी उम्र 4 साल 6 साल थी। तो हमने बहुत एंजॉय किया था। हालांकि मैं खुद एक बहुत वोरेशियस रीडर हूँ, मुझे बहुत पसंद है किताब पढ़ना। और लेकिन मेरे बच्चों को मैं फोर्स भी नहीं करती, और उनमें वो धीरे धीरे आदत आ रही है, पर मैं उनको फोर्स करने में बिलीव नहीं करती। I believe in letting them get attracted towards the book, attracted towards, passionately attracted towards the book. बिल्कुल। I remember only reading एक बुक मुझे याद है जो तोतो चान हमने पढ़ी, तो हमने तीनों ने मिलके पढ़ी, तो हम बहुत एंजॉय करते थे, हर दिन रात को पढ़ते थे, बहुत ही हंसते थे वो किताब पढ़ते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब चाहते हैं तो हम पढ़ते हैं, नहीं तो हम आई डोंट बिलीव इन पुटिंग माय कंसेप्ट, या मैंने जो किताब पढ़ी यही तुम पढ़ो। मैंने कभी तोतो चान नहीं पढ़ी थी। इवन मैं उनके साथ उनकी जो भी किताबें रहती, जो मुझे बहुत बोरिंग भी लगती है, कभी कभी बहुत सारी किताबें रहती है जो हम बड़ों को अच्छी नहीं लगती है और बार बार पढ़नी पड़ती है कभी कभी, क्योंकि उन्हें जब उन्हें पढ़ना नहीं आता तो वो बार बार भी चाहते हैं। हाँ, और एक तो किताब ऐसी है कि जो इंग्लिश में है, लेकिन वो चाहता है कि वो मैं पढ़ूं भी और उसी समय ट्रांसलेट भी करके बताऊं, क्योंकि उसको इंग्लिश तब समझती नहीं थी। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा भी आता था कि मुझे ये पढ़ना नहीं चाहता है करके,
हाँ, पर बाद में हाँ, मैंने सैडबरी वैली स्कूल का वो एक ये पढ़ा किताब पढ़ी, हाँ, कि वो लोग कभी भी रीडिंग के लिए फोर्स नहीं करते हैं। तो फिर बिल्कुल। मैं तब से करती हूँ अभी जब भी उनको वो भी पढ़ते हैं अभी, लेकिन अपने मन से जब जो चाहे पढ़ना है तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो थैंक यू। मेरा वही व्यू है। मुझे भी मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। हाँ हाँ, तो मैं श्रुतिका बात कर रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बच्चों के साथ जब किताबें पढ़ते हैं तो एक तो होता है कि उनको अगर हम गोद में लेके बैठ गए और किताब अगर सामने रखी है और उनको दिखा रहे हैं तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। और अगर बच्चों को गोद में नहीं लिया, उनको सामने बिठाया और उनको अगर बीच में किताब रख के पढ़ाई पर हमने पढ़ी तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो मुझे लगा ये 2 इम्पैक्ट में ना सामने बैठ के उनको पढ़ाना मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि उस वक्त हमारी जो लिप मूवमेंट्स होती है वो देखते रहते हैं, तो उनकी प्रोनाउंसिएशन उससे बढ़िया हो सकते हैं और वो याद करने में उनको आसानी होती है। अगर गोद में लेके बैठेंगे तो उनका ध्यान वो बुक में रहता है मगर वो खुद पढ़ नहीं पाते, तो वो सुनते रहते। सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए उनको सामने बिठा के लिप मूवमेंट्स दिखाना मुझे सही लगता है। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय भी हमारे पास थोड़ा कम ही है। तो बहुत सारी वजह है जो आप लोगों में से आई। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट आया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब बच्चों के ब्रेन का विकास कैसे होता है किताबों से, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब कुछ से जुड़ा है बच्चों से किताबें साझा करना। तो प्रमोटिंग अ लव ऑफ बुक्स जिसे कहते हैं कि यदि अच्छी किताबें आसपास हैं तो ही किताबों के लिए प्रेम बनेगा, यदि किताबें नहीं है तो बच्चे उससे परे रहेगा किताबों के प्रेम से। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किताबों में एक इमर्शन हो ताकि बच्चा किताब देखे एंड डेवलप्स अ लव फॉर बुक्स, तो वो एक बहुत जरूरी लगता है। फिर दूसरा है जिसको हम प्रिंट नॉलेज कहते हैं, और उसमें कई सारी चीजें आती हैं कि बच्चों को जब हम किताबें पढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो जैसे ये किताब है मेरा नया स्वेटर, तो कि जो लिखा हुआ है, जो लिखित चीज है उसका ही कोई अर्थ होता है, लिखे हुए चीज या प्रिंट का कोई अर्थ होता है। ये बच्चा कब समझेगा? जब वो अपने आसपास किताबें देखता है या लोगों को किताबें पढ़ते देखता है और उससे मायना ढूंढते हुए देखता है। तो द फैक्ट दैट प्रिंट होल्ड्स मीनिंग बिकम्स क्लियर टू चिल्ड्रन जब वो किताबों से सराउंड होना शुरू होते हैं। फिर प्रिंट कॉन्सेप्ट करके चीज होती है जिसमें छोटी छोटी नॉलेजेस अलग अलग आती हैं, जैसे कि एक किताब का एक फ्रंट पेज होता है, एक किताब का एक बैक पेज होता है, किताब को कोई लिखता है, किताब का एक नाम होता है, किताब का एक लेखक होता है, किताब का एक इलस्ट्रेटर होता है। किताब को ऐसे खोल के पढ़ सकते हैं, जैसे बहुत छोटे बच्चे होंगे तो आप देखेंगे वो उल्टी भी किताब उठा के पढ़ते रहते हैं ना, या वो किसी भी डायरेक्शन में पढ़ते रहते हैं। तो वो धीरे धीरे उनकी समझ बढ़ती है कि किताब यहाँ से शुरू हो रही है, किताब ऐसे खुलती है। किताब को हम बाएं से दाएं पढ़ते हैं अगर हम हिंदी लिपि की बात कर रहे हैं, देवनागरी की बात कर रहे हैं, और हम ऊपर से नीचे पढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी जो स्किल्स हैं जिसको कॉन्सेप्ट्स अबाउट प्रिंट कहते हैं, कि प्रिंट को लेकर के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टाइटल पेज, फ्रंट पेज, बैक पेज, डायरेक्शनैलिटी मतलब कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही एक नेचुरल तरीके से बच्चा पिक करता है जब वो अपने आसपास लोगों को पढ़ते हुए देखता है या उसे जब पढ़ के सुनाते हैं। और जो बच्चा ये 1 साल 1.5 साल से घर पे देखने लगता है, उसकी जो तैयारी होती है जब वो स्कूल आता है वो काफी, तभी हम कहते हैं कि बच्चे स्कूल में बहुत अलग अलग तैयारियों के साथ आते हैं। तो जो बच्चा घर में ये 1-1.5 साल से देख रहा है तो उसकी कई ज्यादा तैयारी हो चुकी है किताबों को लेकर के, इन कंपैरिजन टू अ चाइल्ड जिसने शायद किताबें देखी नहीं है मीनिंगफुली 5 साल की उम्र तक। इसीलिए एज पेरेंट्स वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को जल्दी से जल्दी, मतलब कहते हैं कि बर्थ से ही आप बच्चों को पढ़ना शुरू, मतलब रोज एक कहानी या कुछ सुनाना शुरू करें। और उसकी अलग अलग किताबें होती हैं, मतलब बचपन में क्लॉथ बुक्स होते हैं, फिर बोर्ड बुक्स होते हैं, फिर पिक्चर बुक्स आते हैं। और एज टीचर्स भी आप ये तैयारी रखें या ये मान के ही चले कि पता नहीं बच्चे को कभी किताब मिली है या नहीं मिली है। इसलिए एज टीचर्स ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब मेरे क्लास में एक बच्चा आ रहा है तो मैं उसको रोज किताब पढ़ के सुना रही हूँ, और ये जो प्रिंट कॉन्सेप्ट्स है वो बच्चा थोड़ा बहुत उसकी समझ बनाना शुरू कर रहा है। फिर वोकैबुलरी है जो काफी मतलब हमारे लिए ऑब्वियस है कि ये जो उम्र होती है 8-9 साल तक की, उसमें बच्चा वोकैबुलरी बहुत तेजी के साथ पिक करता है। और रिसर्च ये कहता है कि 3 साल की उम्र में बच्चे की जो वोकैबुलरी होती है वो कई बार काफी असर करती है कि वो क्लास 3 में कितना समझ रहा है।
क्लास 3 में वो जैसे अभी शेयर हुआ ना कि 8वीं 9वीं में भी जाते हैं पर उनका कॉम्प्रिहेंशन उतना नहीं होता है या उनका वोकेबलरी डेवलपमेंट उतना नहीं होता है, तो वो 3 साल की उम्र में बच्चे कितने शब्द सीख गए हैं उसका काफ़ी ज़्यादा असर होता है कि वो तीसरी क्लास में जो पढ़ रहे हैं उसको वो कितना समझ सकते हैं। और वोकेबलरी सीखने के क्या तरीके होते हैं, तो एक तो होता है अनुभव, अपने आसपास वो सारे लोगों से बातचीत करता रहेगा, अलग अलग शब्द सीखता रहेगा। और दूसरा एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका होता है किताब, कविता, अपने आसपास प्रिंट जो बच्चा देखता है और उससे नए नए शब्द पिक करता रहता है। तो वोकैबुलरी हो गया। फिर एक कारण है और एक चीज जो बच्चा सीख रहा है वो है ग्रामर और डिकंटेक्चुअलाइज्ड लैंग्वेज। तो ग्रामर का जैसे क्या मतलब है कि जो हमारी बोली भाषा होती है वो हमारी किताबी भाषा से बहुत अलग होती है। जैसे किताब में हम कहेंगे वंस अपॉन अ टाइम इन यूके या तो ग्रामर की जैसे बात कर रहे थे कि किताब की अपनी एक ग्रामर होती है जो हमारी बोली भाषा में नहीं होती है। तो वो बच्चा तभी मतलब पिक कर, और जो बच्चा अभी 4-5 साल में वो पिक कर चुका है और जब वो स्कूल में आता है और वो कहानियां पढ़ता है या उसके टेक्स्ट में होती हैं तो वो उसके लिए कई ज़्यादा आसान होता है और उसके भाषा कैसे विकसित हो रहा है उसमें भी उसका बहुत बड़ा रोल रहता है, किताबी भाषा को समझ पाना एक छोटे उम्र से। और डिकंटेक्चुअलाइज्ड लैंग्वेज कहते हैं कि छोटे बच्चे से जो ज़्यादातर हमारी बातचीत होती है वो हियर एंड नाउ, मतलब अभी उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बातचीत होती है, तो उसके आसपास के कॉन्टेक्स्ट की बातचीत होती है। और किताब क्या करता है कि किताब ट्रांसपोर्ट करता है बच्चे को एक अलग वक्त और जगह में, तो वो कॉन्टेक्स्ट से हटा करके उसे कहीं और ट्रांसपोर्ट करता है और उस अलग वक्त और समय की बातचीत को सुन पाना, उसमें डूब पाना, वो भी किताब एक रोल अदा करता है बच्चे के लिए। तो वो हो गया। और फिर जो एक बहुत अभी तक अगर कोई सवाल है तो कोई चैट में लिख सकते हैं। और अपर्णा मैं चैट नहीं देख पा रही, तो अगर सवाल है तो आप मुझे रोक के पूछ लीजिएगा। हाँ ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो किताब हमारे लिए कर रही है वो है कि बच्चों का एक कहानी का स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी समझ बनाने की। तो अगर काबुली वाला की बात करें तो मैं बिहार की 4-5 साल की बच्ची जब काबुली वाला कहानी सुनती हूँ, और जो लोग फेमिलियर है उस कहानी से, तो वो कलकत्ता में सेट हुई हुई कहानी है। कलकत्ता में एक परिवार रहता है, काबुल से एक व्यक्ति है वहां पे जो आता है जो काबुली वाला है। तो सेटिंग क्या है उसका, तो मैं एक कलकत्ता एक जगह इमेजिन कर रही हूँ, फिर मैं काबुल एक जगह की कल्पना कर रही हूँ बिहार में बैठे बैठे। फिर काबुली वाला में कैरेक्टर कौन कौन है, तो एक मिनी है छोटी बच्ची जो नटखट है, एक काबुली वाला है जो अपनी बेटी को याद करता है और उसकी याद में फिर ये इस मिनी बच्ची से दोस्ती होती है उसकी। फिर मिनी के पिताजी है, मिनी की माँ है। तो ये 4 तरीके के कैरेक्टर्स हैं जिनकी अपनी अपनी पर्सनैलिटीज हैं। और फिर काबुली वाला की एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी नैरेटिव है कि उसमें मतलब कितने सारे इमोशंस आते हैं, उसमें कितने उतार चढ़ाव होते हैं। तो ये एक किताब में इतना कुछ है, ये एक किताब में सेटिंग इतने कैरेक्टर्स, इतने इमोशंस हैं जो बच्चा इंट्रोड्यूस हो रहा है। अगर बच्चा 50 किताब अगर आप सुनाते हैं तो बच्चे का कॉन्सेप्ट, इमोशन, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पर्सनैलिटीज, संवेदनशीलता कितनी बढ़ती है क्योंकि उसका एक्सपोजर कितना बढ़ा है, तो उसकी दुनिया कितनी ज़्यादा बड़ी होती है वो किताबों से। तो और ये लैंग्वेज के लिए भी ज़रूरी है, प्लॉट को समझ पाना, कैरेक्टर कैसे लिखा जाता है उसको समझ पाना, कहानी कैसे लिखी जाती है उसको समझ पाना। तो उसकी समझ बढ़ाने में किताबों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। कंसेप्चुअल नॉलेज की भी जैसे बात हो गई कि किताबें कहानियों की फिजिकल कॉन्सेप्ट का नॉलेज बढ़ाने में, इमोशनल कॉन्सेप्ट का नॉलेज बढ़ाने में, अलग अलग हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसका नॉलेज बढ़ाने में उनका बहुत रोल रहता है। और आखिरी में मैंने लिखा है डिफरेंट लेवल्स ऑफ बुक्स, कि जब हम किताब शेयर करते हैं तो ये एक सवाल आता है कि कौन सा लेवल किताब का शेयर करें, कि क्या वो लेवल चुने जो मेरा बच्चा पढ़ पाता है, जिसको रीडर कहते हैं, मतलब वो किताबें जो बच्चा पढ़ पाए या उसको पढ़ने में मदद कर पाए उनको रीडर्स कहते हैं, अर्ली रीडर्स। या मैं वो किताब चुनूं जो बच्चे के लेवल से थोड़ा ऊपर है। तो जब हम रीड अलाउड करते हैं, जब हम पढ़ के सुनाते हैं, तो अक्सर हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स किताब चुन सकते हैं कि अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है पर बच्चा सुन के उसकी क्षमता होती है उस किताब की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में, कि
4 साल की उम्र में मैं काबुली वाला नहीं पढ़ सकती थी, पर मैं वो समझ सकती थी। तो बच्चों में वो क्षमता होती है वो सुनने की, तो जब हम रीड अलाउड करते हैं तो बच्चे का जो रीडिंग लेवल होता है उससे ऊपर की किताब चुनते हैं। और बच्चों की रीडिंग लेवल की बस किताब चुनना एक अनफेयर भी होता है, क्योंकि कई बार वो किताबें बहुत सिंपलिस्टिक होती हैं। तो वो किताब बेशक होनी चाहिए लाइब्रेरी में कि बच्चा खुद पढ़ सके, डिकोड कर सके खुद ही, लेकिन सिर्फ वही किताब रखना वो थोड़ा मतलब बच्चों से अच्छी किताबों का मजा ले लेने जैसा होता है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स किताबें भी हो सकती हैं जो आप पढ़ के सुनाए बच्चों को, और बच्चे सुन के समझ सकते हैं उन किताबों को। तो फिर ये लैंग्वेज की बात हो गई कि आपका वोकैबुलरी, टेक्स्ट स्ट्रक्चर और ये सब में मदद होती है, प्रिंट नॉलेज में मदद होती है। मुझे अमेरिका की एक स्कॉलर है शायद गैल्डा, जिन्होंने ये बात कही है कि अच्छी किताबें जो होती हैं या किताबें जो बच्चों के आसपास होती है, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और वो होता है कि किताब आपके लिए आईने का काम करना चाहिए और आपके लिए खिड़की का काम करना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो आईना मतलब बुक शुड प्ले द रोल ऑफ मिरर्स एंड विंडोज इन योर लाइफ। तो आईना मतलब कि मैं कोई किताब पढूं और उसमें मैं खुद को देख पाऊं, मैं उसमें खुद की पहचान, अपना समुदाय, मेरे घर के आसपास कैसा पहनावा है या खान पान है, मैं वो देख पाऊं, या मेरे जिंदगी में क्या गुजर रहा है। अगर मैंने अपनी दादी को खोया है तो क्या कोई किताब है जिसमें ऐसी कहानी है जिसमें किसी बच्चे ने अपनी दादी को खोया है। तो किसी किताब को खोल के अपने उसमें भावनाएं या अपनी दुनिया को देख पाना, वो क्या करता है, वो आपके आइडेंटिटी को एक तरीके से एक्नॉलेज करता है। वो आपको मतलब कि आपको लगता है कि आप भी जरूरी हैं और आप किताबों में भी आपकी कहानी है। तो कि किताबों का ये प्रमुख रोल है कि वो एक मिरर का काम कर पाए, लेकिन साथ में ये भी कि वो खिड़की का काम कर पाए, कि आप जैसे खिड़की खोलते हैं तो बाहर की दुनिया देख पाते हैं। तो हम रहते तो अब एक ही जगह पे हैं, मैं रहती तो बिहार में ही थी, लेकिन क्या वहाँ पे किताबों के माध्यम से मैं बाहर की दुनियाओं को देख सकती थी क्या? तो अलग अलग दुनिया में शामिल हो पाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है किताबों के जरिए। तो जैसे ये एक किताब है, मेरा नया स्वेटर, जिसकी मैंने पहले बात की, ये भोपाल के पारदी आदिवासी समुदाय के बच्चों ने लिखा है, जिनका दिनचर्या ऐसा होता है कि वो रोज जाते हैं, पन्नी बीनते हैं और वो पन्नी बेचते हैं, कुछ पैसे कमा के लाते हैं और घर में देते हैं। और ये बच्ची जो है वो एक नया स्वेटर खरीदना चाहती है और रोज बेच के थोड़े पैसे इकट्ठे करके वो स्वेटर खरीद रही है। मुझे नहीं लगता जब से मुस्कान के पहले किसी ने इनकी कहानी ज्यादा लिखी है पारदी बच्चों की, और मुस्कान में बच्चों ने ही अपनी कहानी खुद लिखी है। तो मुझे लगता है अब पारदी बच्चे जब आएंगे तो वो अपनी जिंदगी की कहानी देख पाएंगे, और उसका बहुत ज्यादा असर रहता है जब अदरवाइज आपको अपनी जिंदगी की कहानी कहीं नहीं दिखती। लेकिन बच्चे को बाहर की दुनिया की भी कहानी दिखनी चाहिए। तो जैसे बम्बू एक पहाड़ी घर की कहानी है जहाँ पे बम्बू नाम का एक जानवर होता है। तो वो पारदी बच्चा भोपाल में है, बट दैट चाइल्ड शुड बी एबल टू सी कि पहाड़ों की जिंदगी क्या होती है, वहाँ का परिवार कैसा होता है। और दूसरा मुझे लगता है कि वो संवेदनशीलता भी बढ़ती है उससे। तो जब एक हिंदू बच्चा जैसे इस्मत की ईद पढ़ता है, और इस्मत की ईद जो कि इस्मत के घर में ईद कैसे मनाते हैं, प्यार कैसे बांटते हैं, उसके बारे में, तो मुझे लगता है वो एक जो दूरी होती है जहाँ पे हमें एक दूसरे की दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है, वो दूरी थोड़ी कम होती है, और उससे ही हमारे अंदर या बच्चों के अंदर काफी संवेदनशीलता एक बहुत ही नेचुरल तरीके से, बिना उन्हें बताए हुए एक काफी नेचुरल तरीके से संवेदनशीलता की जागरूकता होती है। तो ये मुझे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स लगते हैं किताब के, कि वो आईना और खिड़की दोनों हमारे अंदर, दोनों का रोल हमारे लिए प्ले करे। फिर यदि किताब बांटने हैं या बच्चों के साथ, तो किन किन तरीकों की किताब हो सकती है? तो उस पे पिक्चर बुक्स हो सकते हैं, जिसकी मतलब जो आप में से कई लोगों ने देखी होंगी। पिक्चर बुक्स में ही कुछ फिक्शन होते हैं, कुछ नॉन फिक्शन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी कॉन्सेप्ट के बारे हैं, फिर कुछ राइमिंग या पोएम की कविताएं होती हैं, काउंटिंग बुक, अल्फाबेट बुक होता है, तो ये या चिल्ड्रंस मैगजीन्स होती हैं। तो इनमें से कुछ किताबों के टाइप्स की मैंने थोड़े उदाहरण निकाले हैं और उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे।
तो सबसे पहले तो जो सबसे छोटे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, घर में छोटे बच्चे हैं, उनको चित्र देखने में बहुत मजा आता है। तो वर्डलेस पिक्चर बुक होते हैं जो, जिसमें सिर्फ चित्र होते हैं और टेक्स्ट नहीं होता, लेकिन वो चित्र बकायदा एक पूरी अच्छी मंझी हुई कहानी बताते हैं। तो उसमें वही यहाँ पे मेरे पास है नहीं, वरना मैं दिखाती कि उसमें आइडिया यही होता है कि आप बस पेज दर पेज पलटते रहे और बच्चे ही बात कर करके बताते रहते हैं कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। और वो चित्रों की बहुत डिटेल्स होती है जिससे एक पूरी दुनिया रची गई होती है जिसपे बच्चे बात करते हैं। तो यहाँ पे अम्माची ग्लासेस है, फिर जब मैं मोती घर को घर लेकर आई, ऐसे सारे पब्लिशर्स के कुछ दो चार वर्डलेस पिक्चर बुक्स हैं जो हम जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के साथ। और ये बस बालवाड़ी आंगनवाड़ी नहीं, फर्स्ट सेकंड के बच्चों को भी बहुत मजा आता है, और हमें तो एज टीचर्स, एडुकेटर्स, पेरेंट्स बहुत ही मजा आता है वो देखने में। तो वो एक तरीके की किताब हो गई। फिर पिक्चर बुक्स हो गए जो सबसे कॉमन है, जिसमें कि पिक्चर्स भी हैं, इलस्ट्रेशन है और टेक्स्ट है। तो और टेक्स्ट और इलस्ट्रेशन साथ मिलकर के कहानी बुनते हैं। तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो कई सारे डिटेल्स होते हैं जो टेक्स्ट ही लेकर के आता है। तो इस्मत की ईद में इस्मत का क्या पहनाव है, या उसका घर कैसा दिखता है, वो सब कुछ हमें चित्र के थ्रू ही पता चलता है। या क्यों लड़की, जो कि एक आदिवासी, यदि आप देखें कि चेहरे का या कपड़े का ही कितना अलग अलग इसमें क्रिएशन है, तो वो सारा हमें चित्र से ही पता लगता है कि क्यों लड़की, जो एक आदिवासी बच्चे की कहानी है, वो कैसी दिखती है, उसका गांव कैसा दिखता है, वो सब कुछ हमें लिख के नहीं बताया महाश्वेता देवी ने, वो सब हमें चित्र में ही पता लगा कि उसका गांव कैसा दिखता है या उसका दिनचर्या क्या है वगैरह। तो इसलिए चित्रों का उसमें बहुत जरूरी रोल रहता है। और जब वो हम बच्चों के साथ कराते हैं तो उसमें बच्चों को चित्रों पे बात करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। जैसे शुरू में जो शेयरिंग हुई थी उसके हिसाब से, कि बच्चों को चित्र पे बहुत ही मजा आता है कि उस पर बातचीत हो। फिर पिक्चर बुक्स ही, मतलब जिसमें चित्र हैं और जिसमें लिखा हुआ है, पर वो नॉन फिक्शन है, कि फिक्शन हुई कि वो काल्पनिक कहानी है, ये काल्पनिक कहानी नहीं है। तो जैसे सी इन अ बकेट है एक किताब, जिसमें वाटर साइकिल के बारे में बहुत मजेदार तरीके से बताते हैं। अभी आपको वाटर साइकिल के बारे में बच्चों को बताना है तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं बताने के। हम ऐसे बोल के बता सकते हैं, ड्रॉ करके बता सकते हैं, पर अगर एक मजेदार किताब है जिसमें अच्छी ड्राइंग से और थोड़े खेल के हिसाब से बताया है तो बच्चे को भी ज्यादा मजा आता है। तो ऐसी भी बहुत सारी किताबें हैं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेकर के बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, मजेदार तरीके से बच्चे से बात करते हैं। तो वैसे दूसरी जो है वो भीमराव अंबेडकर के बारे में है, द बॉय हु आस्क्ड व्हाई। और ये सारी किताबें हिंदी में भी अवेलेबल है, मतलब ज्यादातर इनकी ट्रांसलेशंस हुई होती हैं, तो आपको हिंदी मराठी में मिलेंगी ये किताबें। तो ये एक कैटेगरी हो गई। फिर पोएम्स और सॉन्ग्स, ये मेरी फेवरेट कैटेगरी है, क्योंकि जो भी बच्चों के साथ काम करता है वो समझते हैं कि बच्चों को कविताएं और गाने में कितना मजा आता है और एक्शन सॉन्ग में कितना ज्यादा मजा आता है, और वो उसको पढ़ना भी चाहते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी होती हैं, 4-4 लाइन की, और वो बच्चे झट से पढ़ लेते हैं, तो उनको मजा भी आता है। तो एक तारा और एक लव्य, ये 2 पब्लिकेशंस है जो बहुत सारे कविताएं, कार्ड्स और ये सब पब्लिश करते हैं। और जैसे ये ऐसे एक कविता कार्ड ऐसी दिखेगी, इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, वरना 4-4 लाइन की भी कविता कार्ड होती है। और ये उनकी जैसे किताब है, और इसमें कविता जैसे मैं एक तो पढ़ के सुनाती हूँ कि अब जैसे ये 4 लाइन की कविता है, इसमें एक टीचर और एक बच्ची दिख रही है हमें, और कविता है, देर से पहुंची मैं स्कूल, एकदम चिल एकदम कूल, सर ने मेरा बैग उतारा और दिया चंपा का फूल। तो एक बच्ची है जो देर से पहुंच रही है, और जब देर से पहुंचते हैं तो हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होता है, पर उसके एक सर हैं जो उसका आराम से उसका बैग उतारते हैं और उसको एक चंपा का फूल देते हैं कि यार मैं खुश हूँ कि तुम स्कूल तो आ गई। तो ऐसे 4-4 लाइन की कविताएं होती हैं और बहुत मजेदार होती हैं। और ये 3 पब्लिकेशंस ने बहुत ही अच्छा काम किया है कविताओं की किताबों को पब्लिश करने का। तो ये भी जैसे एक किताब है, ये एकता की है, ये काफी मोटी किताब है और बहुत ही सुंदर इलस्ट्रेशन से भरी हुई है, और नवीन सागर की कविताएं हैं जिसको एलन शॉ ने इलस्ट्रेट किया है। तो ऐसी कई सारी किताबें हैं जिसमें कविताओं को भी इलस्ट्रेट करके बताया है, तो वो बच्चों को पढ़ने में, पढ़ाने में, सुनाने में, देखने में काफी मजा आता है। तो वो एक तरीके की किताबें हो गई। फिर मैगजीन्स, तो
जब हम छोटे थे तो अलग तरीके की भी मैगजीन्स आती थी, नंदन वगैरह होता था, और अभी भी वो सारे कई सारे आते हैं, और 2-3 मैगजीन्स जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें एक साइकिल है और एक प्लूटो है। प्लूटो 9 साल तक के बच्चों के लिए है, और साइकिल जो है वो 14 साल के बच्चों के लिए है। लेकिन दोनों मुझे लगता है, मतलब प्लूटो 14 साल, साइकिल 14 साल तक के लिए हो, लेकिन जिस भी अडल्ट ने पढ़ा है, मतलब मेरे आसपास मैं वो सबको को देते रहती हूँ, वो सबको ही साइकिल बहुत ही सुंदर लगती है, क्योंकि वो कहानियां ही ऐसी हैं और उसके चित्र इतने सुंदर हैं। तो प्लूटो और साइकिल दोनों ही उन किताबों में कहानियां, कविताएं, बहुत खूबसूरत चित्र, पजल्स, ये सारी होती हैं इन मैगजीन्स में। और चकमक तो एक बहुत ही पुरानी मैगजीन है जो एकलव्य बहुत वक्त से प्रकाशित करता आ रहा है, और उसमें भी कहानियां, कविताएं, पजल्स वगैरह प्रकाशित होती आ रही हैं। तो चिल्ड्रंस मैगजीन्स भी मुझे लगता है, जब हम एक लाइब्रेरी बनाने का सोच रहे हैं, तो उसमें पिक्चर बुक्स, कविताएं, मैगजीन, ये सब कुछ का एक मिक्सचर होना चाहिए उस लाइब्रेरी में। और फिर जब हम सोचते हैं कि क्या किताबें खरीदें या किन, हाँ, एक 2 क्वेश्चन थे। कैन यू रिपीट द अलन शाह बुक्स नेम? क्या बुक का नाम था वो? तुम भी आना। तुम भी आना। ओके, हाँ पुष्कर, तुम भी आना। एलन शॉ ने उसके चित्र बनाए हैं, और नवीन सागर की कविताएं हैं। हाँ, किसी ने ये भी किताब पूछा, ये चांद की रोटी, हाँ, इस किताब का नाम है, जिससे मैंने वो 4 लाइन वाली कविता पढ़ी, इसका नाम है चांद की रोटी। इसमें अलग अलग लोगों की लिखी हुई 4-4 लाइन की कविता को प्रोइति रॉय ने उनके चित्र बनाए हैं। एक तारा पब्लिकेशन का ही है, और ये तुम भी आना नवीन सागर की है, और वो भी एक तारा पब्लिकेशन की ही छपी हुई किताब है। आखिरी में वक्त बचता है तो मैं एक कविता उससे पढ़ के सुनाती हूँ। फिर एक है कि जब हम एक किताब का बहुत बड़ा रोल क्या है, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग दुनिया के बारे में हमें बताना और उसमें हमें शामिल कर पाना, तो वो किताबें जो विविधता को सेलिब्रेट करती हैं, और मुझे लगता है वो हमें खास ध्यान रख करके वो किताबें चुननी चाहिए और खरीदनी चाहिए। तो यहाँ मैंने 3-4 ही दिए उदाहरण, पर हमारे देश में बहुत ही सुंदर किताबें बनने लगी हैं जो विविधता को सेलिब्रेट कर रही हैं। तो गुठली तो परी है, एक बच्चे की कहानी है जो ये सवाल पूछ रहा है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, जो जेंडर के ऊपर सवाल पूछ रहा है। अब उस पर बहुत किताबें नहीं बनी हैं आज तक, तो वो कनक शशि ने बनाई हैं, और पब्लिश वो मुस्कान के द्वारा भी हुई थी और तुलिका के द्वारा भी हुई थी। फिर दबंग गाय, हमारी गाय की क्या एक इमेज होती है ना, कि वो बहुत ही ऐसे क्वाइट, हम्बल सी है। तो दबंग गाय एकदम ही दबंग गाय की कहानी है, जो एकदम ही मस्ती इतनी ज्यादा करती है कि उसके घर वाले परेशान हो गए हैं उससे। तो क्या क्या करती है, कहाँ कहाँ घूम के जाती है, पुलिस वालों को चक्कर कटवाती है। तो महाश्वेता देवी की वो एक बहुत ही गजब की कहानी है, और वो थोड़ी बड़े बच्चों के साथ भी पढ़ सकते हैं, वो थोड़ी बड़ी कहानी है, और बहुत बहुत ही खूबसूरत चित्र हैं उसके। फिर पायल खो गई, भोपाल के ही पारदी बच्चों जिन्होंने मेरा नया स्वेटर जिस ग्रुप ने प्रकाशित किया था, उनकी मुस्कान के द्वारा प्रकाशित किताब है पायल खो गई। और चौथी किताब, हाँ, तो पायल खो गई क्यों लड़की वगैरह क्यों जरूरी है, क्योंकि आदिवासी बच्चों की कितनी कहानियां देखने को मिलती हैं हमें, बहुत ही कम। तो वो गिने चुने ही 5-7 किताबें हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बताते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। फिर कैच दैट कैट, हिंदी मराठी सब में है वो किताब, जो अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी। हमने कितनी किताबें पढ़ी हैं अबाउट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, और अगर पढ़ी भी हैं तो कितनी किताबें पढ़ी हैं जो उन्हें बहुत ही सशक्त तरीके से दिखाते हैं, कि ऐसे बेचारा बन के नहीं दिखाते, कि उन बहुत ही सशक्त। तो डिप की कहानी है जो व्हीलचेयर पे है, लेकिन मस्त में एकदम घूमती है, पहाड़ के ऊपर नीचे जाती है, रोड पे घूमती है, बिल्ली को ढूंढती है। तो ऐसी डिसेबिलिटी पे भी अभी 2-3 अच्छी किताबें हैं हमारे पास। तो आप डिफिकल्ट टॉपिक्स अगर सोचें तो उन डिफिकल्ट टॉपिक्स पे बच्चों से बात करने, कई बार हमें नहीं समझ में आता कैसे बात करना, या बात करते तो मॉरलिस्टिक हो जाता है, तो उनसे एक नेचुरल तरीके से बात करने के लिए किताब हमारे लिए एक बहुत अच्छी मतलब अच्छा वो तैयार करते हैं, जहाँ पे हम बच्चों के साथ आराम से इन विविध विषयों पे बात कर सकते हैं।
फिर अभी किताबें हैं, अभी हमको समझ में आ गया किताब हमारे पास, किताबें हैं, ज़रूरी हैं बच्चों के साथ शेयर करना, तो क्या क्या करें, किन किन तरीकों से शेयर करें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मुझे यही लगता है कि एज अडल्ट हमें डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि हमें किताबें पढ़ना पसंद है, दैट वी ओ अ लव फॉर रीडिंग। तो क्योंकि जब तक बच्चे आपको नहीं देख रहे हैं किताब पढ़ते हुए, तब तक वो नहीं पिक करेंगे। मतलब हम कुछ और करते रहे, अपना एंटरटेनमेंट अलग चीज़ों में ढूंढते रहे और हम कहे कि बच्चे किताब पढ़े, तो वो बहुत मुश्किल है। तो एज अडल्ट चिल्ड्रन शुड बी एबल टू सी अस कि हम किताब उठाते हैं, पढ़ते हैं, रात में सोने से पहले पढ़ते हैं और उन्हें भी पढ़ के सुनाते हैं, तो ही वो किताब पिक करते हैं। फिर दूसरा है कि किताबों से उन्हें सराउंड करें, कि घर में किताब हो, अगर घर के आसपास, और अलग अलग तरीके की किताब हो, अलग अलग भाषाओं की किताब हो, अगर वो 2-3 भाषा बोलते हैं तो उन 2-3 भाषाओं में किताब हो, पोस्टर्स हो, तो जो भी चीज़ जहाँ उन्हें टेक्स्ट दिख रहा है और अट्रैक्ट कर रहा है, कविता कार्ड्स हो, पोस्टर्स हो, लेबल्स हो, और लाइब्रेरी है अगर आसपास तो वहाँ लेकर के जाएं, अगर बुक फेयर लगती है तो वहाँ लेकर के जाएं बच्चों को। फिर कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, तो जैसे रीड अलाउड है जो हमारे स्कूलों में होता है या घरों में भी होता है, बहुत ही आई थिंक अपर्णा करती होंगी अपने बेटी के साथ रीड अलाउड। तो जहाँ पे आप बेसिकली रीड अलाउड में थोड़ा डिटेल में बाद में भी बात करूँगी, उन्हें कहानी सुनाना किताब देखते हुए। जैसे अभी किसी ने शेयर किया था कि सामने बच्चा बैठा है और आप उन्हें किताब दिखा रहे हैं और उस पर बातचीत, वो किताब सुना रहे हैं और उस पर बातचीत भी कर रहे हैं, तो रीड अलाउड हो गया। फिर पिक्चर वॉक, मतलब कि सिर्फ वो चित्र देख के पढ़ रहा है, तब आप बस किताब, चाहे वो वर्डलेस पिक्चर बुक हो या बस पिक्चर बुक हो, मतलब उसमें लिखा हुआ भी हो, तो पिक्चर वॉक मतलब कि अभी बच्चे को हम बस खोल के चित्र दिखा रहे हैं और बच्चा खुद ही कहानी बताता है उस किताब की कि उसमें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो पिक्चर वॉक एक तरीका होता है बच्चों के साथ किताबें शेयर करने का। फिर शेयर्ड रीडिंग होता है कि कुछ किताबें हो गई, अच्छा ये सारे अपने में ही टॉपिक्स है, उन पे डिटेल में बात होनी चाहिए, मैं बहुत जल्दी इन पे बस थोड़ा ऐसे आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। शेयर्ड रीडिंग हो गया कि कुछ किताबें होती हैं जिसमें 2-3 लाइन अक्सर रिपीट होती हैं, तो वो रिपीट वाले बच्चे तुरंत कैच कर लेते हैं, तो जब आप पढ़ते हैं उनको दोबारा या तीसरी बार पढ़ते हैं तो वो रिपीट वाले बच्चा खुद ही बोलना चाहता है आपके साथ में, तो वो शेयर, आप दोनों साथ में पढ़ रहे हैं वो किताब। तो ऐसे भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि जो उनको समझ आ गया कि अभी ये लाइन होने वाला है, तो वो बच्चा खुद ही मतलब साथ में आपके पढ़ के बता पाए। और एक्शन सॉन्ग्स मैंने लिखा कि अगर आप ऐसे कविता कार्ड्स वगैरह ले रहे हैं तो बच्चों को पढ़ें, कभी उनके साथ एक्शन के साथ वो उनके साथ वो करें, तो बच्चों को मजा आता है उसमें और उन्हें याद भी होती हैं ये कविताएं। फिर थोड़ा सा जल्दी ही मैं रीड अलाउड की बात करती हूँ कि पहले जब हम कहानी सुनाने की बात करते थे तो हमें लगता था कि एक अडल्ट पढ़ रहा है और बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं, और समय के साथ ये समझ बनी है कि बच्चा एक पैसिव लिसनर नहीं होना चाहिए, बच्चा एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए कहानी सुनने में। तो बच्चा शामिल होना चाहिए वो कहानी सुनाने के प्रोसेस में, तो बच्चा भी जुड़े, आप बच्चे से सवाल पूछे, बच्चा जवाब दे, या बच्चा भी आपसे सवाल पूछे। तो वो रीड अलाउड का वो तरीका है जिसमें शुरुआत में कहानी शुरू करने से पहले आपने बच्चे से कुछ बात की। तो अगर हमारी दबंग गाय पढ़ रहे हैं तो बच्चे से पूछा जा सकता है, तुम्हारे आसपास गाय है क्या, तुम्हारे घर में है क्या, तुम उसका कैसे ध्यान रखते हो। तो बच्चे को मजा आता है, उसकी दुनिया से जोड़े कहानी को, तो उसे भी जुड़ने में मजा आता है। फिर किताब पढ़ने के दरमियान कि ये नहीं कि ऐसे बस एक उसमें पढ़ दिया बस किताब पूरा, हाँ, लेकिन 2-3 जगह चुन के रखे कि यहाँ रुक के मैं उससे कुछ पूछूंगा कि अभी क्या होने वाला है, अरे उसने ऐसे क्यों किया। तो बच्चे को भी ऐसे वो फिर उसको लगता है कि मैं भी पार्ट हूँ और मुझे भी ये पजल है मेरे लिए, मुझे भी सॉल्व करना कि अभी कहानी में क्या होने वाला है। और फिर कहानी जब खत्म हो जाती है तो उससे जुड़ा कोई एक्टिविटी, बच्चा कुछ ड्रॉ कर सकता है या किसी चीज़ पे बात हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, थिएटर परफॉर्मेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो इंटरैक्टिव रीड अलाउड का यही आइडिया है कि कहानी बस एक पैसिव तरीके से बच्चे को नहीं सुनाना है, एक इंटरैक्टिव तरीके से सुनाना है जहाँ पे उसकी भी भागीदारी है वो कहानी बुनने के प्रोसेस में। और अगर कहानी सुनाना है तो फिर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि जब मैं पढ़ाती हूँ थोड़े ऐसे यंग स्टूडेंट्स को, तो मैं ऐसे क्विज लेती हूँ जहाँ मैं पूछती हूँ कि कितने ऑफन कहानी सुनानी चाहिए बच्चों को, क्या हफ्ते में एक बार सुनाए, जब मेरा मूड आए तब सुनाए, जब बच्चा जिद करे तब सुनाए। तो बच्चा जिद करे तब सुनाए ही, लेकिन कम से कम रोज एक कहानी तो सुनाए ही बच्चों को।
चाहे वो सोने वक्त सुनाए या जब भी सुनाए, लेकिन बच्चों की वो एक आदत तो पड़नी चाहिए। और बच्चों को तो मजा ही आता है कहानी सुनने में, तो रोज उन्हें एक कहानी तो सुनने को मिलनी चाहिए। जब सुना रहे हैं तो एक्सप्रेशन के साथ सुनाएं, और आवाज ऊंची नीची, अगर अलग अलग कैरेक्टर्स हैं तो उनके अलग अलग आवाजें आप थोड़ी करके सुना सकते हैं, और एक मॉडरेट रेट पे सुनाएं जहाँ बच्चा फॉलो कर पा रहा है। किसी ने लिप मूवमेंट की बात की तो बच्चा देखता है कि आप शब्दों को कैसे फॉर्म करते हैं, बच्चा देखता है आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो पिक करता है कभी कभी। तो एक मॉडरेट रेट पे सुनाएं। यदि उसे कोई किताब पसंद है तो वो बार बार सुनना चाहेगा, वो बार बार उन्हें सुनाने का मतलब भी बनता है, मतलब दे लाइक टू हियर सम स्टोरीज रिपीटेडली। हालांकि फिर पॉइंट आउट एंड एक्सप्लेन बुक कॉन्सेप्ट्स। कभी कभी ये हो सकता है, हमेशा मुझे लगता है किताब का मेन पर्पस है कि बच्चे को आनंद आए, बच्चे को मजा आए। तो पूरा मुझे लगता है किताब लैंग्वेज पढ़ाने पे और उसको कॉन्सेप्ट बताने पे नहीं कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, लेकिन बीच बीच में उन्हें बता सकते हैं कि अच्छा अभी ये क्या लिखा है, अच्छा लेखक का नाम कहाँ लिखा है, इलस्ट्रेटर कहाँ लिखा है। लेकिन सिर्फ यही करेंगे तो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको लगता है ये हमको कुछ पढ़ा रहे हैं, तो भाग जाते हैं। तो उन्हें ये लगना चाहिए कि मज़ेदार है ये, कि इसमें मज़ा आ रहा है। और फिर थोड़ा प्लान कर सकते हैं अपना रीड अलाउड कि मैं शुरू में क्या बात करूँगा, बीच में क्या बात करूँगी, आखिरी में क्या बात करूँगी। और जब रीड अलाउड हो भी जाए तो उसके आखिरी में मैं बच्चों से किस तरीके की बातचीत करूँगी, उस पर भी थोड़ी प्लानिंग हो सकती है। शायद किसी के सवाल हैं तो मैं थोड़ा रुकती हूँ सवाल सुनने के लिए। प्रियंका के सवाल है। हाँ, मुझे ये पूछना है कि अभी बिकॉज ऑफ कोविड माय चाइल्ड इज एट अदर प्लेस, मतलब वो अभी उसके ग्रैंडफादर्स के पेरेंट्स के साथ में गाँव गया है, तो हम मोबाइल और वीडियो कॉल से काफी इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर मुझे उसमें स्टोरी सुनाना है या उसको और इंगेज करना है, सो व्हाट आई कैन डू? तो मैं भी जब ये सेशन 1.5 घंटे का था, मुझे लगा तो मैं ये सेशन रीड अलाउड से शुरू करने वाली थी, जहाँ मैं एक पिक्चर बुक सुनाने वाली थी। तो वो इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन आई थिंक कि मोबाइल पे सुनाना पड़ रहा है, पर अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ज़्यादा। तो जब अगर आप उससे मोबाइल पे बात कर ही रहे हैं तो आप उसे रीड अलाउड करके सुना सकते हैं कहानी। और अगर वो मोबाइल पे कुछ पता नहीं, अब वो दादा दादी के यहाँ उसके पास किताबें हैं नहीं है, या वो पढ़ के सुना सकते हैं या नहीं, पर दादा दादी भी पढ़ के सुना ही सकते हैं अगर आसपास किताबें हैं। यदि वो मोबाइल ही देख रहा है तो लॉकडाउन के वक्त पे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग्स की थी किताबों की, तो वो रीड अलाउड्स कुछ हैं जो वो सुन सकते हैं। लेकिन मुझे वो पूरा ही थोड़ा मुश्किल ही लगता है मामला। मुझे लगता है वो मोबाइल से अच्छा वो फिर खेले जा करके, या मतलब जब तक उसे और कुछ किताबें अगर भेज सकते हैं तो वो फिर उसमें थोड़ा डूबे। लेकिन एज पेरेंट्स अगर आप उसके साथ कॉल कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है रीड अलाउड करना, कहानी सुनाना, वो बच्चे जुड़ते हैं उसमें, वीडियो पे भी वो जुड़ते हैं, और मुझे लगता है वो एक तरीका हो सकता है इंगेज करने का। राइट। मतलब मैं लोगों को जानती हूँ जो कविताएं भी सुनाते हैं बच्चों को, और रोज मतलब रात को जैसे एक फोन करके कहानी, ग्रैंड पेरेंट्स जो फोन पे कहानी भी सुनाते हैं, तो ऐसे लोग कर रहे हैं और बच्चे जुड़ते भी हैं उसमें, तो वो एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, और फिर डिस्कशन हो, जब पढ़ना हो गया तो अलग अलग तरीके के सवाल भी पूछ सकते हैं बच्चों को, है ना। तो एक हो गया कि बहुत ही क्लोज एंडेड सवाल पूछा कि मतलब कि अच्छा ये कहानी में क्या हुआ, कौन कौन था, ऐसे बताते हैं बच्चे। लेकिन थोड़े खुले सवाल भी हो सकते हैं कि मतलब तुम्हें कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा। या फिर कभी कि जैसे हमारी दबंग गाय में, क्या तुमने ऐसी गाय देखी है, क्या ऐसी गाय हो सकती है। तो ऐसे खुले सवाल भी जो उसको क्रिटिकल क्वेश्चंस कहते हैं, जो उन्हें सोचने पे थोड़ा एनकरेज करे, ऐसे सवाल भी सोचे जा सकते हैं। मुझे ये कहना है बार बार लेकिन कि वो हमारा पर्पस होना चाहिए कि बच्चे को मजा आए। जब हम ये सब बहुत ज्यादा करने लगते हैं ना, कि लैंग्वेज बहुत ज्यादा सिखाने लग जाए या बहुत ज्यादा उनको क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा बोलने लग जाए, तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो वो एक बैलेंस हमें खुद ही समझ में आने लगता है करते करते, कि हम एक बैलेंस स्ट्राइक करें जहाँ बच्चे को मजा भी आ रहा है, वो थोड़ा बहुत लैंग्वेज का भी सीख रहा है, और थोड़ा बहुत हम उसे क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह की तरफ भी ले जा रहे हैं। वृषाली, आपका कोई सवाल है? मुझे पूछना था कि हमारे जमाने में जो स्टोरी बुक्स होते थे, तो उनके एंड में तात्पर्य या मॉरल ऑफ द स्टोरी रहता था,
तो एक तो जब पढ़ाते थे कोई पेरेंट या फिर टीचर, तो एट द एंड वो पहले तो पूछते थे कि अब आप इस स्टोरी के ऊपर से मतलब क्या बोल सकते हैं, तो बच्चों को बताना होता है, या तो फिर वो खुद ही पढ़ के सुनाते थे कि दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो क्या बच्चों को मॉरल ऑफ द स्टोरी बतानी चाहिए, पूछनी चाहिए, या उसके ऊपर कुछ भी भाष्य नहीं करना चाहिए? तो बहुत सारा मतलब काफी काम हुआ है मॉरल और एथिक्स और ये सब पे और वैल्यूज पे किताबों के अंदर, और समय के साथ ये थोड़ी समझ बनी है कि मॉरल डायरेक्टली बता दे वो मतलब एक तो वो इस किताबों का ये ऑब्जेक्टिव समझता है कि किताब इसलिए कि बच्चा उसे मॉरल सीखे, और हम शायद इस ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि किताब इसलिए कि बच्चा उसमें डूबे, बच्चे को मजा आए और बच्चा उसके थ्रू अलग अलग दुनिया के बारे में सीखे। और जब वो अलग अलग दुनिया के बारे में सीखता है तो वो खुद ही उनके तरफ संवेदनशील धीरे धीरे होना शुरू हो रहा है। तो मेरी खुद की समझ ये है कि, और मुझे ये भी मालूम है कि काफी सारा रिसर्च भी अब ये कहता है कि मॉरलिस्टिक जो स्टोरीज होती है उससे हमें थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। मतलब कि बच्चे उससे मतलब वो थोड़ा सा ऐसे है कि किताबों में जो भी हमारे सीखने के लिए है वो बच्चे पे छोड़ देना चाहिए, वो उससे क्या उठाना चाहता है, वो उससे क्या पिक करना चाहता है। और हम अपने सवालों से मतलब हम अलग अलग तरीके के सवाल ढूंढे या अलग अलग तरीके की किताब ढूंढे। मतलब हमें बच्चों को अगर सेंसिटिविटी सिखानी है या वो एनवायरनमेंट के तरफ थोड़ा ध्यान रखे या वो अलग अलग समुदाय के बारे में सीखे, तो हम अलग अलग किताबें ढूंढे ना और उनकी दुनिया उससे भरे। पर बस ऐसे मॉरल बता दिया तो बच्चे भी सीख जाते हैं मॉरल बता देना और फिर उसको साइड में रख करके निकल जाना, तो वो मुझे बहुत इफेक्टिव नहीं लगता। लेकिन ये भी है कि मैं बहुत स्ट्रिक्टली ये भी नहीं मानती कि ये अच्छी बहुत किताबें, ये बुरी बहुत किताबें हैं, यही बच्चों को पढ़ाएं, ये बच्चों को ना पढ़ाएं। मतलब हर तरीके की किताबें होनी चाहिए बच्चों के पास, और हम हर तरीके की किताब रखें और उससे बच्चों को सराउंड करें, और बच्चा धीरे धीरे विविड डाइवर्स बुक्स पढ़े और खुद ही सीखे, ऐसा मुझे लगता है। जी, लेकिन जनरली अंडरस्टैंडिंग है कि मॉरलिस्टिक किताबों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। मतलब वो आइडिया से कि हम मॉरल सिखा रहे हैं बच्चों को, मॉरल ऑफ द स्टोरी बताओ, वो थोड़ा डाइडैक्टिक जो एक तरीका हो गया वैसा है कि अभी मैं ये सिखा रही हूँ तुमको एज अ टीचर। मतलब किताबों का पर्पस है कि हमें मजा आना चाहिए और हमें बहुत सारी चीजों के हमें मालूम पड़ रहा है, वो नेचुरली मालूम पड़ना चाहिए। मुझे और भी एक लगता है कि जब हम मॉरल ऑफ द स्टोरी या तात्पर्य वाली कहानी, तात्पर्य पूछते हैं, बताते हैं, तो एक हम बच्चों के लिए पूरा वर्ल्ड जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो एक्चुअली वर्ल्ड होता नहीं है, बीच में कई सारे ग्रे शेड्स होते हैं। तो वो अगर आदत पड़ जाए कि ये आदमी एक तो अच्छा है नहीं तो बुरा है, बिल्कुल, तो to better understand any human being, I think that the children should be acquainted with those gray shades in between. Absolutely, very मतलब कितनी सुंदरता से बोला आपने। और दूसरा ये भी जैसे फॉक्स एंड द ग्रेप्स वाला था कहानी, है ना, वो अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी, तो हम इतने स्टीरियोटाइप्स में भी हमने बांधा है चीजों को। हमने वुल्फ को, सांप को, फॉक्स को, कभी कभी औरत को इतने स्टीरियोटाइप्स में बांधा है इन मॉरलिस्टिक स्टोरीज में। तो अब तो एक किताबों का जॉनरा आने लगा है जहाँ पे वो स्टीरियोटाइप को तोड़ता है। तो जैसे भेड़िया बुरा है ये हम सुनते आ रहे हैं, तो एक कहानी है एकलव्य के द्वारा प्रकाशित है कि भेड़िए को दुष्ट क्यों कहते हैं, तो वो भेड़िए के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहानी है कि मतलब क्यों, मतलब एक गलत फहमी फैली और उससे भेड़िए को दुष्ट कहने लग गए। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स बढ़ाने वाली जो किताबें हैं वो तो वैसे भी मुझे लगता है उससे हमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। जो जैसे आप कह रहे हैं कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में बांधते हैं या किसी एक एलिमेंट को एकदम ही एक स्टीरियोटाइप में बांध देते हैं, तो उन किताबों से हमें थोड़ा वी शुड बी केयरफुल अबाउट दोस बुक्स। ठीक है, कोई और सवाल? ये सारी किताबें किसी मतलब जगह पर अवेलेबल होती है क्या? हाँ, मतलब मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पे ये किताबें ली हैं बस। मतलब मैंने 3 ही पिक्चर बुक लिखी है, लेकिन ली थी फोटो में, पर ऐसे 100 बहुत अच्छी पिक्चर बुक्स हैं हमारे देश में। तो इसके बाद ये मैंने एक पेज, ये मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी,
जिसमें ये एकलव्य, एकतारा, प्रथम, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट, तुलिका, ये सारे हमारे प्रकाशक हो गए। और वो किताबें आप उनके वेबसाइट पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं, और उनकी भी लिस्ट, उनकी वेबसाइट बहुत अच्छी है कि उन्होंने बांटा हुआ है कि इस एज ग्रुप के लिए 3 to 6 के लिए, 6 to 8 के लिए ऐसे बांटा हुआ है। फिर वो कैटेगरी में बांटा है कि वर्डलेस पिक्चर बुक, नॉन फिक्शन बुक, कभी कभी जेंडर वाली किताबें अलग बांटी हैं, एनवायरनमेंट वाली किताबें अलग बांटी हैं। तो आई वुड एनकरेज एवरीवन कि आप इन वेबसाइट्स पे जाकर के तसल्ली से समय बिताएं और बस मतलब देखें कि उनमें कौन कौन सी किताबें हैं अलग अलग। और बहुत लोगों ने लिस्ट भी बनाई है किताबों की, और मेरे पास भी बनी हुई है, तो मैं वो लिस्ट जो मेरे पास है वो मैं सचिन अपर्णा को भेज सकती हूँ निकाल के। बहुत सारी अच्छी अच्छी लिस्ट भी बनी हुई हैं अच्छी किताबों की, जो आप पिक कर सकते हैं और आप फिर वो किताबें ऑर्डर कर सकते हैं। हेलो, I have one question. I have searched the reading cards in Marathi. मतलब बहुत सारे पब्लिकेशंस में मैंने देखा, लेकिन मुझे वो क्वालिटी ऑफ रीडिंग का जैसे प्रथमा पब्लिश कर रहा था, वेयर वी कैन गेट इट दैट? मुझे मराठी में पूछना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि PSS प्रगत शिक्षण संस्था का शायद थोड़ा सा काम है, लेकिन मुझे मराठी का रीडिंग कार्ड्स बहुत नहीं मालूम। पर मुझे रीडर्स, मुस्कान ने थोड़े रीडर्स पब्लिश किए इंग्लिश के, एक्चुअली मैंने ये रखे थे यहाँ पे। उनकी 6 किताबों की सेट है, इंग्लिश की हैं। ये हमारे बाकी किताबों से अलग हैं कि इसमें इसका पर्पस है कि बच्चा इसको पढ़ के सीख सके, इंग्लिश सीख सके। पर तो ऐसी किताबें हैं, रीडर्स हैं जो आप ले सकते हैं, मुस्कान वगैरह की, या प्रथम की एकदम ही छोटे लेवल वाली। पर रीडिंग कार्ड्स रूम टू रीड की कुछ है शायद, पर मुझे पूरा मालूम नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। या लैंग्वेज CLR करके है जो जाकिया कुरियन ने शुरू की है। जाकिया कुरियन की जो है वो CLR, सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, ठीक है, तो वो ही होगी वही वाली। और ग्राम मंगल और क्वेस्ट और PSS प्रगत शिक्षण संस्था, इन सब ने अपना अपना लैंग्वेज का रिसोर्स काफी सारा बनाया है जो देख सकते हैं मराठी में। मैं शेयर करके देखती हूँ। Hello. How will you review the Amar Chitrakatha, the publication? मुझे लगता है कि मैं I don't want to at all take on the role of an expert who can review books at all. Many people have done it, तो मैं आपको उनके नाम भी लिख के भेजती हूँ, उनके आप पढ़ सकते हैं। I only have experience in sharing different kinds of books with children. और जैसे मैंने कहा कि अलग अलग तरीके की किताबें होनी चाहिए बच्चों के आसपास, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर विषय पे जो सब सुंदरता से किताबें लिखी है वो उनके पास लेकर के जाएंगे। लेकिन मैं ऐसे रिव्यू नहीं कर सकती हूँ कि अमर चित्रकथा पढ़ाए या नहीं पढ़ाए वगैरह। मुझे लगता है मेरी उतनी एक्सपर्टीज नहीं है उसमें। बट गुड बुक्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं वो लिखती हूँ। लुक अप देयर, सॉरी, you should look up their work, and वो primarily किताबों को रिव्यू करते हैं, और उनके बहुत सारे ब्लॉग्स भी हैं। और what's a good book to share with children, ऐसे उस पे, या what are the good books that have been released, उस पे बातचीत करते हैं। और मुझे लगता है कि हम सब हर तरीके की किताब पढ़ के बड़े हुए हैं। मतलब हमने पंचतंत्र, अमर चित्रकथा, ये सब पढ़ा है, और वो सबका रोल है इन हेल्पिंग अस डेवलप एज रीडर्स, एंड ऑल्सो हेल्पिंग अस डेवलप एज रीडर्स जो किताबों को ढंग से क्रिटिक कर सके, एग्जामिन कर सके। तो मुझे कुछ छुपाने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं लगता, पर डेफिनेटली मतलब बातचीत होनी चाहिए। अगर कोई किताब में अगर स्टीरियोटाइप है तो उस पर बातचीत करनी चाहिए, बच्चों से सवाल पूछनी चाहिए कि उन्हें क्या लगता है। आई डोंट सी अ पॉइंट इन हाइडिंग समथिंग कंप्लीटली फ्रॉम चिल्ड्रन पर्सनली। यस, कुछ क्वेश्चंस तो हम लेते हैं, उसके बाद श्रुति मैम, मेरा एक प्रश्न है जी। मैं राजेश त्रिवेदी हूँ, MP से, डाइट श्योपुर से। मैं अभी क्या था, हमने MP में लाइब्रेरी एजुकेटर कोर्स टाटा ट्रस्ट के साथ अभी कंप्लीट किया हुआ है, ये चल रहा था, तो उसी के चलते हमने काफी 1 साल काम किया है बुक पे। तो अभी हमने हमारी एक नवीन डाइट है श्योपुर में, तो
नवीन डाइट में अभी वहाँ पे लाइब्रेरी के रूप में कुछ भी था नहीं, तो अभी चूंकि हमने इसमें काम किया तो उसके पर्पज से हम उसमें एक बाल पुस्तकालय के रूप में एक नया डेवलपमेंट करना चाह रहे थे। तो मैंने काफी कुछ पुस्तकें अरेंज भी की हैं, पर मेरे पास मुझे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लाइब्रेरी एजुकेटर कोर्स के दौरान हमारे साथ किताबें रखी गई थी, वो 5-6 किताबें जो अच्छी थी, जैसे अभी आपने एक का जिक्र किया, भेड़ियों को दुष्ट क्यों कहते हैं, रास्ता तरबूज है, ऐसी बहुत 2-4-5 किताबें हैं जो मैंने क्रय कर ली। अब मेरा उद्देश्य उसको बाल पुस्तकालय के रूप में डेवलप करके मैं हर स्कूल की विजिट, अपन 10-10 बच्चों की विजिट के पर्पज से मैं उसको डेवलप करना चाह रहा था। तो मेरा उद्देश्य ये था कि उसमें शुरुआत के लिए कुछ ऐसा कलेक्शन जो आप अभी बता रहे थे कि कुछ ऐसा कलेक्शन जो उनको शुरुआत में उसको रोचक वे पे लेके जाए, ऐसा कलेक्शन अगर आप अवेलेबल करा दें तो आपका बहुत बिल्कुल। और कैसा होना चाहिए। एकलव्य का ही वेबसाइट देखिएगा शुरुआती बच्चों के लिए, जैसे बिल्ली के बच्चे हो गए, खिचड़ी हो गई, ये ऐसे जो कहानियां हैं, मतलब जो बहुत ही ऐसे उसका पर्पस है कि बच्चों को बस पढ़ के मजा आए, ऐसे सिंपल कहानियां हैं। तो एकलव्य में जो उन्होंने पिटारा काट पे अगर जाएंगे तो उन्होंने डिवाइड किया हुआ है एज के हिसाब से, तो उस पे देख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, यदि मेरे पास लिस्ट मिलती है तो मैं वो भी भेजती हूँ, और है ही लिस्ट, क्योंकि हमने पहले भी बनाई है लाइब्रेरीज के लिए, तो वो मैं वो भी भेजती हूँ। लेकिन आप ये सारे वेबसाइट्स पे भी जाके देखिए, प्रथम भी, और स्टोरी वीवर्स के बारे में मैंने शायद नहीं बताया, बहुत लोगों को मालूम होगा। प्रथम की ही पहल है स्टोरी वीवर्स, जहाँ पे उन्होंने हजारों किताबों को डिजिटाइज करके इंटरनेट पे डाल दिया है, और हर किताब को कम से कम 15-16 भाषा में ट्रांसलेट किया है। तो मतलब मैथिली तक में भी ट्रांसलेट किया है उन्होंने भाषा, मतलब कि वो भाषाएं में सुनने में भी नहीं आती हैं करिकुलम में ना। तो उसकी खासियत है कि बच्चा ऑनलाइन जाकर के भी पढ़ सकता है, या फिर आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो स्टोरी वीवर में अपर्णा, मैं दिखा दूं क्या 1 मिनट स्टोरी वीवर? हाँ यूज करते हैं उसको, सॉरी दिखा दो। I think we cannot print. I have tried. You can download. You can download can't. books. मतलब have tried, but you can only read. The option is only read. Okay, आई थिंक उसका पेड कुछ तो भी ये वर्जन है, वो लिया तो आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जैसे स्टोरी वीवर का वेबसाइट है, और इसमें हम रीड में अगर जाएंगे तो ये अलग अलग थीम्स हैं उनके, और हर थीम में अगर आप ऊपर देखेंगे तो लेवल है। तो आप लेवल 1 इमर्जेंट रीडर, इजी वर्ड्स, फिर लेवल 2 वाले कौन है तो 600 शब्द वाले, लेवल 3 वाले 1500 शब्द वाले। फिर लैंग्वेजेस में आप चुनेंगे अगर तो अफ्रीकन भाषा की भी किताबें उनके पास, मतलब उन्होंने गजब का काम किया ट्रांसलेशन में। और बंगाली, बुंदेलखंडी, बर्मीज, सारी किताब सारी भाषाओं में नहीं होंगी, पर बहुत सारी किताबें होंगी। फिर कैटेगरीज में अगर आप देखेंगे तो आपको एक्टिविटी बुक चाहिए, आपको जानवरों की कहानी वाली चाहिए क्या, आपको बाइलिंगुअल चाहिए क्या, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने कोई एक किताब सिलेक्ट किया और आप रीड कर सकते हैं। ये मैं एक तारा पब्लिकेशन जो है वो पिछले 3-4 साल से हिंदी में एक्सट्रीमली गुड लिटरेचर पब्लिश कर रहे हैं। उनकी खासियत है कि जितना खूबसूरत उनका लिटरेचर है उतना ही खूबसूरत उनके चित्र भी हैं। तो और एक चीज़ एक्चुअली मैं दिखाना चाहती थी, वो मैं दिखाती हूँ कि यहाँ मैंने जैसे एक कवर्स डाले। अब ये साइकिल का जो आखिरी वाला कवर है जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है पीला वाला, अगर आप देखेंगे तो उस कवर पे 3 लड़कियां हैं। बहुत कम ही हमें ऐसे लिटरेचर मिलता है जिसमें कवर्स पे या फिर बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से लड़कियां दिखती हैं। ऐसे जेंडर इक्वालिटी उनके किताबों में, कहानियों में, चित्रों में बहुत दिखता है। और अगर देखेंगे तो एक जो लड़कियां हैं उसका एक वॉकिंग सपोर्ट है। तो बहुत ही छोटे छोटे तरीकों से, मतलब वो डिसेबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जेंडर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिर दूसरा जो साइकिल का कवर है उसमें पेड़ पौधे चिड़िया का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अलग अलग क्लास के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने किताब, चित्र और कहानी सब में लेकर के आते हैं। तो एक तारा की किताबें और कहानियां मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसी का एक ये तुम भी आना
का एक कार्ड भी है और कविता कार्ड भी है, और इसमें उन्होंने इस कविता को इलस्ट्रेट भी किया है, तो वो मैं बस पढ़ती हूँ। तुम भी आना, नदी चढ़ी है आना, तुम भी आना, तुम भी आना, आना तुम भी आना, आए बादल घने उतर के, उनसे हाथ छुआना, हवा गा रही तुम भी गाना, गाने में खो जाना, नदी किनारे गोद धरा की हरा मखमली बाना, वही पेड़ पूरे पर छाया, एक घोंसला सब चिड़ियों ने मेहमानों के लिए बनाया, उसमें जा सो जाना, रात लोरियां नदी गाएगी, पंख पसारे परी आएगी, सुबह गाएगी चिड़िया रानी, तुम्हें जगाने गाना, नदी चढ़ी है आना, तुम भी आना, तुम भी आना। तो ऐसे मतलब बहुत ऐसे सुंदर कविताएं हैं जो बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं और बच्चों को सुना सकते हैं, जो एकतारा पब्लिश करता है। सुंदर। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर लिंक्स एंड पीपीटी एंड एनी लिस्ट दैट आई हैव। तो अपर्णा आप मुझे बता दीजिएगा। या और कुछ ये भी थे कि कुछ बुक्स के नाम, यानी मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि और बहुत थोड़ा जेलस फील हो रहा है तेरे बारे में कि तुझे बहुत सारी छोटे बच्चों की बुक्स एक्सप्लोर करने के लिए मिलते हैं, पढ़ने के लिए मिलते हैं, जो हमें आजकल इतना टाइम नहीं मिलता है, पर हाँ हम कोशिश करेंगे। यस, सो बुक्स की लिस्ट अगर शेयर कर सको कि आपने जो बुक्स पढ़े हैं उसके तो मैं पेरेंट्स के साथ शेयर करूंगी ग्रुप पे। ठीक है। यस, एनी क्वेश्चंस people please? Yes, okay, so we consider कि अभी किसी को क्वेश्चन नहीं है, हम नेक्स्ट संडे मिलेंगे। बाय द टाइम सबको बाय बाय। थैंक यू सुची, थैंक्स टू ऑल। या बाय बाय। Thank you. Bye bye. Yeah, it was a nice session, very good session. Thank you.